नमस्कार। यस मेंटोर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसको सामान्य अध्ययन में आखिर हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। कहते हैं कि अगर तीर को बहुत दूर तक भेजना है तो कमान को पीछे ले जाना पड़ेगा, अर्थात अपने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। जब आप अपने इतिहास को जानेंगे, जब आप अपनी हिस्ट्री को जानेंगे, तो भविष्य की नींव अच्छे से रख पाएंगे। यही चैलेंज यूपीएससी के सामने भी है। वो ऐसे सिविल सर्वेंट को तलाशता है, वो आप लोगों में से ऐसे एस्पिरेंट्स को तलाशता है जिनके पास दूरदृष्टि हो, एक विजन हो। और दूरदृष्टि रखने के लिए, एक विजन बनाने के लिए हमको अपने इतिहास जानना जरूरी है। जेम्स मिल ने हिस्ट्री पे बहुत काम किया। जेम्स मिल वॉज एन एम्प्लॉय इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1817 में उनके कुछ वॉल्यूम हिस्ट्री के ऊपर आए, जिनको हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता है। इट वॉज अ वॉल्यूमिनस वर्क ऑफ जेम्स मिल इन 1817 एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब इंडियन हिस्ट्री को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। हम सब जानते हैं इतिहास को पढ़ने का तरीका यह है कि हम पहले प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं और तब जाकर के आधुनिक भारत के इतिहास पर आते हैं। आज मैं आपसे आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करूंगा। आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे तो आपको पूरा आधुनिक भारत के इतिहास को समझने में बहुत आसानी होगी। इसी क्रम में मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि साम्राज्यवाद क्या है। व्हाट इज इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म एक प्रोसेस है। दिस इज अ प्रोसेस। फिर गड़बड़ हो गया। Imperialism refers to the process of capitalist development which leads the capitalist countries to conquer and dominate pre-capitalist countries of the world. तो यहां पर कुछ टर्म्स आपको समझने हैं। What is capitalist development and what is pre-capitalist countries? जैसा कि स्टेटमेंट में दिखाई पड़ रहा है आपको, दिस इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जहां पर कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट होता है और कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो प्री कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उनको सब्जुगेट करती हैं, उनको डोमिनेट करती हैं अपने इकोनॉमिक, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। कैपिटलिस्ट क्या होता है? व्हाट इज कैपिटलिज्म? Anyone who owns the means of production, जो means of production को own करता है वो कैपिटलिस्ट कहलाता है। तो साम्राज्यवाद को समझने के लिए, साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट विच लीड्स टू द कैपिटलिस्ट कंट्रीज टू कन्क्वर एंड डोमिनेट प्री कैपिटलिस्ट कंट्रीज। प्री कैपिटलिस्ट कंट्रीज कौन सी हैं? वो कंट्री हैं प्री कैपिटलिस्ट जो अभी एग्रीकल्चरल सोसाइटी से कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रही हैं। वो अभी कैपिटलिस्ट नहीं हुई हैं, वो कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रही हैं। तो जब कोई डेवलप्ड कंट्री, जब कोई कैपिटलिस्ट कंट्री किसी प्री कैपिटलिस्ट कंट्री को सब्जुगेट करती है, अपने नीचे ले लेती है, इस प्रोसेस को हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। और वो कंट्री जो सब्जुगेट होती है, जो प्री कैपिटलिस्ट कंट्री सब्जुगेट होती है,
वो बन जाती है कॉलोनी। ये वही कॉलोनी है जो ब्रिटिश कॉलोनी जिसकी हम बात करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और इस कॉलोनी के अंदर अब जो कुछ भी होगा, चाहे वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो सोशल चेंजेस हो, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेस हो, वो सब कुछ कॉलोनियलिज्म कहलाएगा। कॉलोनियलिज्म कॉलोनी के अंदर है। कॉलोनी बनाने वाली कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं, और कैपिटलिस्ट कंट्रीज, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अंदर कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट होता है, और इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को इंपीरियलिज्म कहा जाता है। ये साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद को लेकर के कुछ स्कॉलर्स ने अपने व्यूज दिए हैं। जैसे हॉब्सन ब्रिटिश लेबर पार्टी के एक मेंबर थे। उन्होंने इंपीरियलिज्म पे एक बुक लिखी जिसका नाम था इंपीरियलिज्म। द बुक वॉज रिटन इन 1902। इस बुक में उन्होंने एक बहुत ही शानदार थियरी दी कि इंपीरियलिज्म क्यों आएगा, कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट क्यों होगा। तो उन्होंने कहा, चूंकि ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है तो वहां फैक्ट्रीज में एक रिलेशन डेवलप हुआ है कैपिटलिस्ट के बीच में और ओनर्स के बीच में, सॉरी, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में। वर्कर्स वो हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, और कैपिटलिस्ट वो हैं जो मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे हैं। तो हॉब्सन कहते हैं कि जब किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, इंग्लैंड में फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है और जो एम्प्लॉयज हैं उनके वेजेस लो रखे गए हैं, प्रोडक्शन ज्यादा है, वेजेस लो हैं, तो उस थियोरी को उन्होंने नाम दिया थियरी ऑफ लो कंजम्पशन एंड सरप्लस सेविंग। हॉब्सन कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेबर्स को पैसे कम दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से लेबर्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मार्केट के प्रोड्यूस को खरीद पाएं। तो जब मार्केट के प्रोड्यूस को नहीं खरीद पाएंगे तो वहां पे क्या होगा, लो कंजम्पशन आएगा उस एरिया में। और अगर लो कंजम्पशन है तो कैपिटलिस्ट को यह सोचना पड़ेगा कि हमारे यहां अब मार्केट नहीं बचा है, हमको एक ज्योग्राफिकल एरिया से दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में एंटर करने की जरूरत है। दूसरी तरफ चूंकि प्रोडक्शन ज्यादा है तो सेविंग भी सरप्लस है। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सरप्लस सेविंग्स चाहिए। अगर आप अपने एरिया में कोई काम करते हैं और आपके पास पैसा ज़्यादा है और आपको ये एहसास होता है कि हमारे इस ज्योग्राफिकल एरिया में अब हमारे इस प्रोडक्ट का मार्केट नहीं है, हमको दूसरी जगह जाकर के मार्केट तलाशना चाहिए, तो हमको पैसा चाहिए। तो हॉब्सन ने कहा अपनी किताब में, इंपीरियलिज्म में लिखा कि दिस वाज द पीरियड कि जब सेविंग्स तो सरप्लस थी, प्रोडक्ट लेकिन कंजम्पशन लो था, इसलिए कैपिटलिस्ट को अपने एरिया से निकल करके दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा। और जब वो अपने एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया में जाएंगे तो इसी को कहा जाता है साम्राज्यवाद। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद को कोई रोक नहीं सकता है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ द कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, जहां से एक कैपिटलिस्ट कंट्री दूसरे एरिया में जाकर के उस प्री कैपिटलिस्ट कंट्री को, जहां उनका मार्केट है,
जहां वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, उसको सब्जुगेट करते हैं, उसको कॉलोनी बनाते हैं और उस कॉलोनी का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो यहां पे इस स्लाइड में हमने देखा, हमने डेफिनेशन पढ़ी, इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन। आई होप थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस स्लाइड में आपको तीन चीजें समझनी है। इंपीरियलिज्म इज अ प्रोसेस, व्हाट इज कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट एंड व्हाट इज अ प्री कैपिटलिस्ट कंट्री। इस डेफिनेशन को एक दूसरे फॉर्म में भी हम देख सकते हैं। इंपीरियलिज्म को ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज यूज्ड टू डिनोट the relations of the political and economic domination, political and economic domination between the, वही कैपिटलिस्ट कंट्री, वो लोग, वो कंट्री जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है, एंड द प्री कैपिटलिस्ट कंट्री इट सब्जुगेट्स। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेशन जरूरी है इंपीरियलिज्म के लिए, और जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेशन हो जाएगा तब इंपीरियलिस्ट कंट्री अपने प्रोडक्ट को अपने हिसाब से सेल कर पाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द कंट्री विच इज सब्जुगेटेड बाई अ मेट्रोपॉलिटन कैपिटलिस्ट, मेट्रोपॉलिटन का मतलब यहां पे वही इंपीरियल कंट्री है। द कंट्री विच इज सब्जुगेटेड बाई अ मेट्रोपॉलिटन कैपिटलिस्ट कंट्री is described as a colony। ये वही कॉलोनी है, आपके मोहल्ले में भी एक कॉलोनी है, आप खुद एक कॉलोनी में रहते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने धीरे धीरे ब्रिटिशर्स से ही ली है। आज उसका मतलब बदल गया है, कॉलोनी के कॉन्सेप्ट आज चेंज हो गए, लेकिन जब हम इतिहास में जाते हैं तो ये कॉलोनी वही है। क्या था इस कॉलोनी में? ये कॉलोनी इंपीरियलिस्ट कंट्री, मेट्रोपोलिस कंट्री के जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करने के लिए बनाई जाती थी, और इसके अंदर जो कुछ भी प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो साम्राज्यवाद उपनिवेश बनाता है, उपनिवेश को स्थापित करता है, और उपनिवेश के अंदर साम्राज्यवाद के हित के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वो उपनिवेशवाद कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द कोलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद का क्या नेचर होना चाहिए, कैसा नेचर होता है उसका? तो अगर आप इसको नेचर को समझेंगे, देखेंगे, तो उपनिवेशवाद का जो रिजल्ट है वो एक ऐसी सोसाइटी बन के निकलती है उपनिवेशवाद में जहां पर यह दिखाई पड़ता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि ब्रिटिशर्स भारत में आए, आने के बाद आज का भारत या ब्रिटिशर्स के पीरियड का भारत 1757 से 1947 के बीच के भारत को अगर आप देखेंगे तो वो भारत कभी ब्रिटेन नहीं बन पाया, और वो मुगल इंडिया भी नहीं रहा। मुगल इंडिया से ऊपर और ब्रिटेन से नीचे। तो दिस इज द नेचर ऑफ कोलोनियलिज्म। वो पब्लिक को ये लगता है कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवेज आ रही हैं, टेलीग्राफ आ रहे हैं, पोस्ट आ रही है, शिपिंग इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, रोड्स बढ़ रही हैं, वो दिखाई पड़ता है, लेकिन वो उपनिवेशवाद की जरूरतों को पूरा करता है, वो साम्राज्यवाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया जाता है। ये कॉलोनी का, एक कॉलोनियलिज्म का एक नेचर है। इस नेचर को कोई नहीं बदल सकता। इसी नेचर के साथ वो आते हैं क्योंकि उनको अपना प्रोड्यूस को सेल करना था। इसलिए हम देखते हैं कि कोलोनियलिज्म प्रोड्यूस्ड अ सोसाइटी विच वाज नीदर कैपिटलिस्ट। यहां पर जो सोसाइटी बनी है वो कैपिटलिस्ट नहीं है, मींस ऑफ प्रोडक्शन हमने ओन नहीं किए जैसे ब्रिटेन ओन करता है, नॉर वॉज इट अ प्री कोलोनियल। अब मुगल इंडिया भी नहीं रहा। Thus, for the example, Indian under British rule neither resemble capitalist Britain, nor was it a basically
सिमिलर टू अ मुगल इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपको ये समझ में आया होगा कि साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, और उपनिवेशवाद के फीचर क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। जब भी कोई इंपीरियलिस्ट कंट्री किसी प्री कैपिटलिस्ट कंट्री को सब्जुगेट करेगी तो दो चीजें उसके दिमाग में रहती हैं। पहला कि इकोनॉमिक एप्रोप्रिएशन करना है उसको, दूसरा जो इकोनॉमिक सरप्लस है उसको अपने देश अपनी जरूरतों के लिए ले जाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस एक कदम और आगे बढ़कर के इसमें ये बताऊंगा कि कोलोनियलिज्म हमारे देश में धीरे धीरे कैसे उसका प्रसार हुआ। तो कोलोनियलिज्म को हमने 3 स्टेजेस में बांटा हुआ है। पहली स्टेज जो है वो 1757 से लेकर के 1813 तक की स्टेज है। 1757 से 1813 के बीच में कोलोनियलिज्म ने कैसे कैसे अपने पैर पसारे हैं यहाँ पर। उस वक्त की सोशल कल्चरल सेटिंग्स क्या थी, उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उस वक्त की इकोनॉमी क्या थी। 1813 के बाद कैसे हम सेकेंड स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म में एंटर करते हैं, वहां शोषण के क्या तरीके बदल गए और सोशल कल्चरल सेटिंग्स में क्या अंतर आया। सेकेंड स्टेज 1813 से 1860 की है और तीसरी स्टेज उसके बाद हम पढ़ेंगे 1860 से लेकर के 1947 तक की। सभी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा सिर्फ फैक्ट से क्लियर नहीं होगी, वो कॉन्सेप्ट से क्लियर होगी। किताबों को पढ़िए, टेक्स्ट बुक्स को पढ़िए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करिए और पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को अवश्य देखें। नमस्कार।